हम आपको यहाँ स्कॉलर्स कॉर्नर पर पाकर रोमांचित है, जहाँ आपको आकर्षक सामग्री की दुनिया मिलेगी। हम आपके लिए विज्ञान, खेल, यात्रा, अध्ययन, ऋषि, लर्न स्मार्ट, ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक और बहुत कुछ जैसे विषयों पर विभिन्न प्रकार के वीडियो लाते हैं। हमारी समर्पित टीम आपके लिए असाधारण अनुभव बनाने के लिए अथक रूप से काम करती है। So, make sure to subscribe to our channel and hit the notification bell for the latest updates. आज हम लोकतंत्र के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। लोकतंत्र होती क्या है और क्यों इसकी जरूरत है? तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। What is democracy? लोकतंत्र क्या होती है? लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है जिसमें सत्ता लोगों में निहित होती है, जो या तो सीधे या निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से इसका प्रयोग करते हैं। यह शासन का एक रूप है जो एक समाज के भीतर भागीदारी, समानता और व्यक्तियों के अधिकारों पर जोर देता है। एक लोकतांत्रिक प्रणाली में नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में मतदान करने का अधिकार है। ये प्रतिनिधि तब निर्णय लेते हैं और लोगों की ओर से कानून बनाते हैं। लोकतंत्र में आम तौर पर मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा शामिल होती है, जैसे भाषण, विधानसभा और धर्म की स्वतंत्रता, साथ ही कानून का शासन। लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांतों में शामिल है: 1. राजनीतिक समानता। लोकतंत्र इस विचार को बढ़ावा देता है कि सभी नागरिक समान हैं और उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का समान अवसर मिलना चाहिए। उनकी सामाजिक स्थिति, धन या अन्य कारकों की परवाह किए बिना प्रत्येक व्यक्ति का वोट समान वजन रखता है। 2. अल्पसंख्यक अधिकारों के साथ बहुमत का शासन। जबकि बहुमत की इच्छा आम तौर पर लोकतंत्र में निर्णय लेने का मार्गदर्शन करती है, इसके साथ अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा भी होती है। अल्पसंख्यक समूह अपनी आवाज सुनने और उनके हितों पर विचार करने के हकदार हैं। 3. मानवाधिकारों की सुरक्षा। लोकतंत्र व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा को महत्व देता है। यह बुनियादी मानवाधिकारों को मान्यता देता है और उनका समर्थन करता है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, सभा, धर्म और निष्पक्ष परीक्षण का अधिकार। ये अधिकार संवैधानिक ढांचे और कानूनी सुरक्षा में निहित है। 4. कानून का शासन। लोकतंत्र कानून के शासन के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि सरकार सहित हर कोई कानून के अधीन और जवाबदेह है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और कानूनी प्रणाली निष्पक्ष और निष्पक्ष है। 5. जवाबदेही और पारदर्शिता। लोकतांत्रिक व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सत्ता में बैठे लोग लोगों के प्रति जवाबदेह हों। सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, सूचना तक जनता की पहुंच, निरीक्षण और उत्तरदायित्व के लिए तंत्र एक लोकतांत्रिक समाज के आवश्यक घटक है। लोकतंत्र विभिन्न रूप ले सकता है, जैसे प्रतिनिधि लोकतंत्र, जहां नागरिक अपनी ओर से निर्णय लेने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, या प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहां नागरिक सीधे जनमत संग्रह या अन्य तंत्रों के माध्यम से निर्णय लेने में भाग लेते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग लोकतांत्रिक प्रणालियां और संस्थाएं हैं, जो उनके अद्वितीय सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भों को दर्शाती है। कुल मिलाकर लोकतंत्र को राजनीतिक भागीदारी, अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा और नागरिकों की अपने समाज की नीतियों और दिशा को प्रभावित करने और आकार देने की क्षमता पर जोर देने के लिए महत्व दिया जाता है। Why define democracy? लोकतंत्र को परिभाषित क्यों करें? लोकतंत्र को परिभाषित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकार की इस प्रणाली के सिद्धांतों, मूल्यों और विशेषताओं को समझने और संवाद करने में हमारी सहायता करता है। यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं
कि लोकतंत्र को परिभाषित करना क्यों महत्वपूर्ण है। समझ की स्पष्टता। लोकतंत्र विभिन्न व्याख्याओं और विविधताओं के साथ एक जटिल अवधारणा है। लोकतंत्र को परिभाषित करना इसके मूलभूत सिद्धांतों की स्पष्टता और एक सामान्य समझ प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति इसकी खूबियों, चुनौतियों और कार्यान्वयन के बारे में सार्थक चर्चा, बहस और विश्लेषण में संलग्न होते हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण। लोकतंत्र को परिभाषित करने से उन मूल मूल्यों और सिद्धांतों को संरक्षित करने में मदद मिलती है जो लोकतांत्रिक समाजों को रेखांकित करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि ये मूल्य, जैसे कि राजनीतिक समानता, मानवाधिकार, कानून का शासन और जवाबदेही, स्पष्ट रूप से व्यक्त और बरकरार है, भले ही समय के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था विकसित हुई हो। लोकतांत्रिक प्रथाओं को बढ़ावा देना। लोकतंत्र को परिभाषित करके हम उन लोकतांत्रिक प्रथाओं की पहचान और प्रचार कर सकते हैं जो इसके सिद्धांतों के अनुरूप है। इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देना, नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करना, शक्तियों का पृथक्करण सुनिश्चित करना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना शामिल है। लोकतांत्रिक मानदंडों के पालन का मूल्यांकन करने के लिए एक स्पष्ट परिभाषा एक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करती है। तुलनात्मक विश्लेषण। लोकतंत्र को परिभाषित करने से विभिन्न देशों और उनकी लोकतांत्रिक प्रणालियों के बीच सार्थक तुलना की जा सकती है। यह विभिन्न लोकतांत्रिक मॉडलों की ताकत और कमजोरियों का आकलन करने में मदद करता है, विभिन्न संदर्भों में लोकतंत्र की सफलता या चुनौतियों में योगदान देने वाले कारकों को समझने और एक दूसरे के अनुभवों से सीखने में मदद करता है। दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा। लोकतंत्र को परिभाषित करने से अलोकतांत्रिक उद्देश्यों के लिए इसके विरूपण या दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलती है। यह अधिनायकवादी प्रवृत्तियों या लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर करने के प्रयासों के खिलाफ सुरक्षा के रूप में कार्य करता है। एक स्पष्ट परिभाषा समाज को लोकतांत्रिक आदर्शों से विचलित होने वाली प्रथाओं की पहचान करने और उन्हें चुनौती देने की अनुमति देती है। शिक्षा और नागरिक जुड़ाव। लोकतांत्रिक शासन के सिद्धांतों और मूल्यों के बारे में व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिए लोकतंत्र को परिभाषित करना महत्वपूर्ण है। यह नागरिकों को उनकी लोकतांत्रिक प्रणालियों में सक्रिय रूप से शामिल होने, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने और उनके समुदायों में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए आवश्यक ज्ञान और समझ से लैस करता है। संक्षेप में, लोकतंत्र को परिभाषित करना लोकतांत्रिक सिद्धांतों, मूल्यों और प्रथाओं को समझने, संरक्षित करने, बढ़ावा देने और मजबूत करने की नींव के रूप में कार्य करता है। यह व्यक्तियों, समुदायों और समाजों को लोकतांत्रिक शासन और सभी के लिए इसके लाभों को बनाए रखने और बढ़ाने में सक्षम बनाता है। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की विशेषताएं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की अपनी अनूठी विशेषताएं और लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। भारत में लोकतंत्र की कुछ उल्लेखनीय विशेषताएं इस प्रकार हैं। 1. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत का पालन करता है, जहां 18 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक नागरिक को उनकी जाति, लिंग, धर्म या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना वोट देने का अधिकार है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी पात्र नागरिकों को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का समान अवसर मिले। 2. संसदीय प्रणाली। भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है। इसमें राज्य के प्रमुख के रूप में एक राष्ट्रपति और सरकार के प्रमुख के रूप में एक प्रधानमंत्री होता है। संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा, लोगों का घर, और राज्यसभा, राज्यों की परिषद। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 3. बहुदलीय प्रणाली। भारत में एक बहुदलीय प्रणाली है।
जिसमें विभिन्न विचारधाराओं, हितों और क्षेत्रीय चिंताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दलों की एक विविध श्रेणी है। प्रमुख राजनीतिक दलों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और क्षेत्रीय दल जैसे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य शामिल है। यह बहुलवादी राजनीतिक परिदृश्य मतदाताओं के लिए विकल्प प्रदान करता है। 4. स्वतंत्र न्यायपालिका भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है और कानून के शासन को सुनिश्चित करती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है और न्यायिक समीक्षा की शक्ति रखता है। यह मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, विवादों को सुलझाता है और न्याय और समानता के सिद्धांतों को कायम रखता है। 5. मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य भारत का संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों के एक सेट की गारंटी देता है, जैसे कि समानता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा। मौलिक अधिकारों के साथ साथ भारत मौलिक कर्तव्यों पर भी जोर देता है, जिसमें राष्ट्र, समाज और साथी नागरिकों के प्रति जिम्मेदारियां शामिल है। 6. संघीय ढांचा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विभाजित शक्तियों के साथ भारत शासन की एक संघीय संरचना का अनुसरण करता है। केंद्रीय प्राधिकरण और क्षेत्रीय स्वायत्तता के बीच संतुलन सुनिश्चित करते हुए संविधान सरकार के दोनों स्तरों को विशिष्ट शक्तियां प्रदान करता है। यह प्रणाली विविध क्षेत्रीय हितों के प्रतिनिधित्व और विचार की अनुमति देती है। 7. नियमित चुनाव भारत सरकार के विभिन्न स्तरों पर नियमित चुनाव आयोजित करता है, जिसमें राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय चुनाव शामिल है। लोकसभा के आम चुनाव हर 5 साल में होते हैं और राज्य विधानसभा चुनाव समय पर होते हैं। ये चुनाव नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने और अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। 8. आरक्षण नीति भारत ने ऐतिहासिक सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए आरक्षण नीति लागू की है। शैक्षिक संस्थानों, सरकारी नौकरियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अनुसूचित जाति, SC, अनुसूचित जनजाति, ST और अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC के लिए आरक्षण कोटा प्रदान किया जाता है। इस नीति का उद्देश्य वंचित समुदायों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये विशेषताएं संपूर्ण नहीं हैं और भारत का लोकतंत्र अपने अद्वितीय ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक राजनीतिक संदर्भ से प्रभावित एक गतिशील और विकसित प्रणाली है। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रतियोगिता। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रतिस्पर्धा भारत में लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह उन सिद्धांतों और प्रथाओं को संदर्भित करता है जो चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए एक समान अवसर सुनिश्चित करते हैं। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रतिस्पर्धा के कुछ प्रमुख तत्व इस प्रकार है। 1. चुनाव आयोग भारत का चुनाव आयोग ECI एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो चुनाव कराने और उनकी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। ECI मतदाता पंजीकरण, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, चुनाव आचरण और आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन सहित चुनावी प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं की देखरेख करता है। 2. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, भारत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत का पालन करता है, जो 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र नागरिकों को मतदान करने की अनुमति देता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने और अपनी प्राथमिकताएं व्यक्त करने का समान अवसर मिले। 3. गुप्त मतदान भारत में मतदान प्रक्रिया गुप्त मतदान के माध्यम से आयोजित की जाती है,
जिससे मतदाताओं की पसंद की गोपनीयता और गोपनीयता सुनिश्चित होती है। यह मतदाताओं पर दबाव या प्रभाव को रोकने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे अपनी पसंद के अनुसार स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकते हैं। 4. बहुदलीय प्रणाली। भारत की बहुदलीय प्रणाली राजनीतिक विकल्पों की एक श्रृंखला प्रदान करती है और राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। यह नागरिकों को विभिन्न विचारधाराओं, नीतियों और विभिन्न दलों द्वारा प्रस्तुत उम्मीदवारों के आधार पर सूचित विकल्प बनाने की अनुमति देता है। 5. समान अवसर। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के खिलाफ अनुचित लाभ या भेदभाव को रोकने के लिए नियम है। पार्टियों और उम्मीदवारों के पास प्रचार करने, मीडिया तक पहुंचने, सार्वजनिक रैलियां आयोजित करने और मतदाताओं से जुड़ने के समान अवसर हैं। 6. आदर्श आचार संहिता। चुनाव आयोग चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू करता है। यह कोड राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए नैतिक आचरण बनाए रखने, अनुचित प्रथाओं को रोकने और निष्पक्ष चुनावी माहौल सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश तय करता है। इसमें धन के उपयोग, अभद्र भाषा और राजनीतिक अभियानों के संचालन से संबंधित प्रावधान शामिल है। 7. चुनाव पर्यवेक्षक। चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया की निगरानी और इसकी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव के दौरान स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को तैनात करता है। नागरिक समाज संगठनों और सरकारी निकायों से लिए गए ये पर्यवेक्षक किसी भी अनियमितता या उल्लंघन का पता लगाने के लिए मतदाता पंजीकरण, मतदान और मतगणना जैसी गतिविधियों की निगरानी करते हैं। 8. पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया। भारत में चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, जिसमें मतदाता पंजीकरण, उम्मीदवार नामांकन, प्रचार, मतदान और मतगणना के तंत्र हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों, नागरिक समाज संगठनों और मीडिया द्वारा जांच के लिए खुली है। भारत में राजनीतिक समानता, सार्वजनिक प्रतिनिधित्व और नागरिक भागीदारी के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये सिद्धांत एक मजबूत लोकतंत्र को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, जो लोगों की इच्छा को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से उनकी आवाज सुनी जाए। 1 person 1 vote 1 value। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य का सिद्धांत लोकतंत्र का एक मूलभूत पहलू है, जो प्रत्येक व्यक्ति के वोट की समानता और चुनावी प्रक्रिया में समान भार पर जोर देता है। यह दर्शाता है कि प्रत्येक योग्य मतदाता के मतपत्र का समान मूल्य है और किसी भी बाहरी कारकों की परवाह किए बिना समान रूप से गिना जाना चाहिए। यहाँ बताया गया है कि एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य क्या है। 1. राजनीतिक समानता सिद्धांत का दावा है कि सभी नागरिकों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षा या अन्य व्यक्तिगत विशेषताओं के बावजूद वोट देने का समान अधिकार होना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति की राजनीतिक आवाज को समान महत्व दिया जाता है और किसी का वोट गलत तरीके से पतला या बढ़ाया नहीं जाता है। 2. सार्वभौम मताधिकार यह इस विचार का समर्थन करता है कि प्रत्येक योग्य नागरिक विशेष रूप से एक निश्चित आयु के को चुनाव में मतदान करने का अधिकार है। इसमें लिंग, जाति, धर्म या जातीयता जैसे कारकों के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को समान मतदान अधिकार प्रदान करना शामिल है। 3. समान प्रतिनिधित्व सिद्धांत समान प्रतिनिधित्व की अवधारणा को भी बढ़ावा देता है, जिसका अर्थ है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने घटकों के हितों और प्राथमिकताओं का निष्पक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करना चाहिए। लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है
कि विधायी सीटों या राजनीतिक शक्ति का वितरण प्रत्येक राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वोटों के अनुपात में हो। 4. वोटों का समान भार, एक व्यक्ति एक वोट, एक मूल्य एक चुनाव के परिणाम को निर्धारित करने में समान वजन वाले प्रत्येक वोट के महत्व को रेखांकित करता है। यह सुनिश्चित करके चुनावी परिणामों की विकृति को रोकता है कि कोई भी वोट दूसरे से अधिक प्रभावशाली या प्रभावशाली नहीं है। हर वोट अंतिम टैली की ओर समान रूप से गिना जाता है। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य का सिद्धांत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करता है जो राजनीतिक समानता, निष्पक्षता और प्रतिनिधि शासन के आदर्शों को बनाए रखता है। यह सुनिश्चित करके कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रत्येक नागरिक का समान अधिकार है। इसका उद्देश्य समावेशिता को बढ़ावा देना, अनुचित प्रभाव या हेरफेर को रोकना और समानता और लोकप्रिय संप्रभुता के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखना है। Why democracy? लोकतंत्र क्यों? लोकतंत्र कई कारणों से मूल्यवान है क्योंकि यह कई लाभ और लाभ प्रदान करता है। यहाँ कुछ प्रमुख कारण हैं कि लोकतंत्र क्यों महत्वपूर्ण है। 1. राजनीतिक भागीदारी। लोकतंत्र व्यक्तियों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देता है और उनके समाज की नीतियों और दिशा को आकार देने में उनकी भूमिका होती है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है और उनकी इच्छा और हितों को दर्शाती है। 2. अधिकारों और स्वतंत्रताओं का संरक्षण। लोकतंत्र मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा को बढ़ावा देता है, जैसे भाषण, सभा, धर्म की स्वतंत्रता और निष्पक्ष परीक्षण का अधिकार। यह शक्ति के दुरुपयोग को रोकने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली स्थापित करता है। 3. कानून का शासन। लोकतंत्र कानून के शासन के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि सत्ता में रहने वालों सहित हर कोई कानून के अधीन और जवाबदेह है। यह सभी नागरिकों के लिए समान व्यवहार, न्याय और निष्पक्ष कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करता है। 4. शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान। लोकतांत्रिक समाज बातचीत, संवाद और कानून के शासन के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। असहमति और शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए मार्ग प्रदान करके लोकतंत्र हिंसक संघर्षों या विद्रोहों की संभावना को कम करता है। 5. सामाजिक स्थिरता और विकास। लोकतंत्र नागरिकों को उनकी शिकायतों और चिंताओं को व्यक्त करने और शांतिपूर्ण तरीकों से निवारण की तलाश करने के लिए चैनल प्रदान करके सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देता है। यह आर्थिक विकास, नवाचार और समृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण भी बनाता है। 6. जवाबदेही और पारदर्शिता। लोकतांत्रिक प्रणालियां सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर देती है। निर्वाचित अधिकारी लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं और उन्हें उनके कार्यों और निर्णयों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। शासन में पारदर्शिता भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करती है और संस्थानों में विश्वास को बढ़ावा देती है। 7. बहुलवादी समाज। लोकतंत्र समाज के भीतर विविध दृष्टिकोणों, संस्कृतियों और हितों को समायोजित करता है। यह अल्पसंख्यक अधिकारों का सम्मान और सुरक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न समूहों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिले। 8. सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण। लोकतंत्र नियमित चुनावों के माध्यम से सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। यह राजनीतिक अस्थिरता को रोकता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति या समूह अनिश्चित काल तक सत्ता पर काबिज नहीं रह सकता है, जिससे अधिनायकवाद का जोखिम कम हो जाता है। 9. सीखना और प्रगति। लोकतंत्र खुले संवाद, बहस और विचारों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करता है। यह विभिन्न दृष्टिकोणों के अन्वेषण की अनुमति देता है
और समाज में सीखने, अनुकूलन क्षमता और प्रगति को बढ़ावा देता है। 10. मानव गरिमा और अधिकारिता। लोकतंत्र प्रत्येक व्यक्ति के निहित मूल्य और गरिमा को पहचानता है। यह नागरिकों को उनके स्वयं के जीवन को आकार देने और सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में योगदान देने के लिए एक आवाज और एजेंसी देकर उन्हें सशक्त बनाता है। जबकि लोकतंत्र अपनी चुनौतियों और खामियों के बिना नहीं है, यह शासन की एक व्यापक रूप से मूल्यवान प्रणाली है जो स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने का प्रयास करती है। यह समावेशी और जवाबदेह शासन के लिए एक ढांचा प्रदान करता है जिससे समाज बेहतर और अधिक न्यायसंगत भविष्य की दिशा में काम कर सके। डिबेटिंग द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की खूबियों पर बहस। लोकतंत्र की खूबियों पर बहस। निश्चित रूप से लोकतंत्र की खूबियां अक्सर बहस का विषय होती है, क्योंकि विभिन्न दृष्टिकोण और संदर्भ इसकी ताकत और कमजोरियों के आकलन को प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ हम लोकतंत्र के पक्ष में कुछ सामान्य तर्कों और संभावित प्रतिपक्षों का पता लगा सकते हैं। 1. योग्यता। समर्थकों का तर्क है कि लोकतंत्र शासन की सबसे नैतिक और नैतिक रूप से न्यायसंगत प्रणाली है। यह व्यक्तियों की समानता और सम्मान को महत्व देता है, समान भागीदारी और प्रतिनिधित्व की अनुमति देता है। आलोचकों का तर्क हो सकता है कि लोकतंत्र में सच्ची योग्यता हमेशा प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि लोकप्रियता और करिश्मा पूरी तरह से क्षमता और विशेषज्ञता पर भरोसा करने के बजाय चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। 2. लोकप्रिय संप्रभुता। लोकतंत्र लोगों के हाथों में सत्ता देता है। यह सुनिश्चित करता है कि बहुमत की इच्छा के आधार पर निर्णय लिए जाएं। समर्थकों का तर्क है कि यह वैधता को बढ़ावा देता है और सरकार के कार्यों पर स्वामित्व की भावना प्रदान करता है। आलोचकों का तर्क हो सकता है कि बहुसंख्यकों की इच्छा हमेशा देश के सर्वोत्तम हितों के साथ संरेखित नहीं हो सकती है, संभावित रूप से अदूरदर्शी या बेखबर फैसले के लिए अग्रणी। 3. शांति और स्थिरता। गैर लोकतांत्रिक प्रणालियों की तुलना में लोकतंत्र अक्सर उच्च स्तर की शांति और स्थिरता से जुड़े होते हैं। तर्क यह है कि जब लोगों का निर्णय लेने की प्रक्रिया में कहना होता है और वे प्रतिनिधित्व महसूस करते हैं, तो उनके हिंसा का सहारा लेने या कट्टरपंथी विकल्पों की तलाश करने की संभावना कम होती है। आलोचक ऐतिहासिक उदाहरणों की ओर इशारा कर सकते हैं जहां लोकतंत्रों ने आंतरिक संघर्षों या संक्रमणों का अनुभव किया है जिससे अस्थिरता पैदा हुई है। 4. जवाबदेही और पारदर्शिता। लोकतंत्र निर्वाचित अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए तंत्र प्रदान करता है। नियमित चुनावों के माध्यम से नागरिकों के पास अप्रभावी या भ्रष्ट नेताओं को हटाने का अवसर होता है। इसके अलावा लोकतांत्रिक प्रणालियां पारदर्शिता और खुले शासन पर जोर देती है, सत्ता के दुरुपयोग के जोखिम को कम करती है। आलोचकों का तर्क है कि उत्तरदायित्व तंत्र त्रुटिपूर्ण हो सकता है और राजनीतिक पैंतरेबाजी और भ्रष्टाचार पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को कमजोर कर सकते हैं। 5. अधिकारों और स्वतंत्रताओं का संरक्षण। लोकतंत्र अक्सर व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा से जुड़ा होता है। लोकतंत्र में संविधान और कानूनी ढांचे अक्सर मौलिक अधिकारों की गारंटी देते हैं, जैसे भाषण, विधानसभा और धर्म की स्वतंत्रता। आलोचकों का तर्क है कि लोकतंत्रों में भी इन अधिकारों की सीमाएं या चुनौतियां हो सकती हैं और बहुमत की इच्छा संभावित रूप से अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। 6. नवाचार और प्रगति। लोकतंत्र खुली बहस, विचारों के आदान प्रदान और सत्ता के शांतिपूर्ण परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है। समर्थकों का तर्क है कि यह समाज के भीतर नवाचार,
अनुकूलनशीलता और प्रगति को बढ़ावा देता है। आलोचक ऐसे उदाहरणों की ओर इशारा कर सकते हैं जहां लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी, नौकरशाही या अल्पकालिक चुनावी विचारों से बाधित हो सकती है, संभावित रूप से प्रभावी नीति कार्यान्वयन को बाधित कर सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये तर्क संपूर्ण नहीं है और लोकतंत्र की खूबियों पर विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियों का आकलन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों के आधार पर भिन्न हो सकता है। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। जबकि लोकतंत्र को व्यापक रूप से शासन की एक लाभकारी प्रणाली के रूप में माना जाता है, लोकतंत्र के खिलाफ ऐसे तर्क हैं जो आलोचकों द्वारा उठाए गए हैं। यहाँ कुछ सामान्य तर्क दिए गए हैं। 1. अक्षमता और अस्थिरता। आलोचकों का तर्क है कि लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी, बोझिल और गतिरोध की ओर अग्रसर हो सकती है। आम सहमति बनाने और समझौता करने की आवश्यकता, विशेष रूप से संकट के समय, तीव्र और निर्णायक कार्रवाई में बाधा बन सकती है। इसके अतिरिक्त लगातार चुनाव और नेतृत्व में बदलाव से नीतिगत अस्थिरता और असंगति हो सकती है। 2. बहुमत का अत्याचार। आलोचकों का तर्क है कि लोकतंत्र बहुमत के अत्याचार के लिए अति संवेदनशील हो सकते हैं, जहां अल्पसंख्यक समूहों के हितों और अधिकारों की अनदेखी या दमन किया जा सकता है। बहुसंख्यक की इच्छा हावी हो सकती है, संभावित रूप से हाशिए पर या अलोकप्रिय समूहों की जरूरतों और दृष्टिकोणों की अवहेलना करना। 3. विशेषज्ञता और क्षमता की कमी। लोकतंत्र किसी भी योग्य नागरिक को निर्णय लेने में भाग लेने की अनुमति देता है, भले ही उनके ज्ञान या विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता हो। आलोचकों का तर्क है कि इससे बिना जानकारी के या बिना सोचे समझे निर्णय लिए जा सकते हैं, क्योंकि आम जनता के पास जटिल नीतिगत विकल्प बनाने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता नहीं हो सकती है। 4. लोकलुभावन हेरफेर। आलोचकों का कहना है कि लोकलुभावन हेरफेर के लिए लोकतंत्र अतिसंवेदनशील हो सकता है, जहां करिश्माई नेता भावनाओं की अपील करते हैं और व्यक्तिगत लाभ के लिए सार्वजनिक भावनाओं में हेरफेर करते हैं। लोकलुभावन नेता भय, गलत सूचना और विभाजनकारी रणनीति का फायदा उठा सकते हैं, जो लोकतांत्रिक संस्थानों और सिद्धांतों को कमजोर कर सकते हैं। 5. अल्पकालिकवाद और लोकप्रियता प्रतियोगिता। आलोचकों का तर्क है कि चुनाव जीतने और लोकप्रियता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करने से अल्पकालिक निर्णय लेने, दीर्घकालिक योजना और जटिल समस्याओं के समाधान की उपेक्षा हो सकती है। राजनेता उन नीतियों को प्राथमिकता दे सकते हैं जो ध्वनि लेकिन अलोकप्रिय, दीर्घकालिक रणनीतियों का अनुसरण करने के बजाय तत्काल सार्वजनिक समर्थन प्राप्त करती है। 6. भ्रष्टाचार और विशेष हित। आलोचकों का तर्क है कि लोकतंत्र भ्रष्टाचार और शक्तिशाली हित समूहों के प्रभाव के प्रति संवेदनशील हो सकता है। धन और विशेष हित चुनावी अभियान, नीति निर्माण और कार्यान्वयन को प्रभावित कर सकते हैं, संभावित रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सार्वजनिक विश्वास को कम कर सकते हैं। 7. असमानता और सामाजिक विखंडन। आलोचकों का तर्क है कि लोकतंत्र आवश्यक रूप से अंतर्निहित सामाजिक आर्थिक असमानताओं को संबोधित नहीं करता है। धन असमानताएं और सामाजिक विभाजन बने रह सकते हैं, जिससे लोकतांत्रिक समाजों के भीतर सामाजिक विखंडन और संभावित संघर्ष हो सकते हैं। 8. राजनीतिक उदासीनता और कम मतदाता जुड़ाव। आलोचक लोकतंत्र में राजनीतिक उदासीनता और कम मतदान प्रतिशत के मुद्दे को उजागर करते हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा राजनीतिक प्रक्रिया से अलग हो सकता है, जिससे प्रतिनिधित्व कम हो सकता है और एक विषम लोकतांत्रिक परिणाम हो सकता है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र के खिलाफ ये तर्क निश्चित नहीं है और अलग अलग दृष्टिकोण और संदर्भ अलग अलग आलोचनाएं पैदा कर सकते हैं। लोकतंत्र की खूबियों और चुनौतियों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और लोकतांत्रिक प्रणालियों को लगातार मजबूत करने के लिए संबोधित किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे लोगों के सर्वोत्तम हितों की सेवा करें। आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। निश्चित रूप से लोकतंत्र की व्यापक रूप से इसके कई लाभों और खूबियों के लिए वकालत की जाती है। यहाँ लोकतंत्र के पक्ष में कुछ सामान्य तर्क दिए गए हैं। 1. राजनीतिक भागीदारी। लोकतंत्र नागरिकों को वोट देने, अपनी राय व्यक्त करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार देकर राजनीतिक भागीदारी और समावेशिता को बढ़ावा देता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपने समाज की नीतियों और दिशा को आकार देने में आवाज हो। 2. अधिकारों और स्वतंत्रताओं का संरक्षण। लोकतंत्र मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा को कायम रखता है, जैसे भाषण, सभा और धर्म की स्वतंत्रता। यह एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है और सभी नागरिकों के लिए समान व्यवहार और अवसर सुनिश्चित करता है। 3. शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान। लोकतांत्रिक प्रणालियां संवाद, बातचीत और समझौते के माध्यम से संघर्षों और मतभेदों को हल करने के लिए शांतिपूर्ण तंत्र प्रदान करती है। कानून के शासन और मानव अधिकारों के सम्मान की व्यवस्था स्थापित करके लोकतंत्र हिंसक टकराव की संभावना को कम करता है और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देता है। 4. जवाबदेही और पारदर्शिता। लोकतंत्र शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। निर्वाचित अधिकारी लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं और उन्हें उनके कार्यों और निर्णयों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र प्रेस जैसी लोकतांत्रिक संस्थाएं पारदर्शिता सुनिश्चित करने, भ्रष्टाचार को रोकने और सत्ता पर नियंत्रण और संतुलन प्रदान करने में मदद करती है। 5. स्थिरता और शासन वैधता। गैर लोकतांत्रिक प्रणालियों की तुलना में लोकतंत्र अधिक स्थिर होते हैं और अधिक वैधता का आनंद लेते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व सरकार में स्वामित्व और विश्वास की भावना में योगदान देता है। सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता के जोखिम को कम करता है। 6. नवाचार और प्रगति। लोकतंत्र खुली बहस, विचारों के आदान प्रदान और विविध दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित करता है। यह एक ऐसा वातावरण बनाता है जो नवाचार को बढ़ावा देता है, महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करता है और बदलती परिस्थितियों में अनुकूलन क्षमता को बढ़ावा देता है। लोकतांत्रिक समाज तकनीकी प्रगति, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के लिए अधिक अनुकूल होते हैं। 7. मानव विकास और समाज कल्याण। लोकतंत्र अक्सर उन नीतियों के माध्यम से मानव विकास और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देते हैं जिनका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना और कमजोर आबादी की रक्षा करना है। नागरिक कल्याण और जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान देना कई लोकतांत्रिक प्रणालियों की एक केंद्रीय विशेषता है। 8. सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण। लोकतंत्र नियमित चुनावों के माध्यम से सत्ता के शांतिपूर्ण और व्यवस्थित हस्तांतरण को सुनिश्चित करता है। यह हिंसा या उथल-पुथल का सहारा लिए बिना नेतृत्व परिवर्तन की अनुमति देता है। लोकतांत्रिक परिवर्तनों की पूर्वानुमेयता और स्थिरता सामाजिक विश्वास और राजनीतिक निरंतरता में योगदान करती है। ये तर्क नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, अधिकारों की रक्षा करने, सामाजिक एकता को बढ़ावा देने और प्रगति को सक्षम करने में लोकतंत्र की संभावित ताकत और लाभों पर प्रकाश डालते हैं। हालांकि यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है
कि लोकतंत्र एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए अपनी चुनौतियों का समाधान करने और अपने वादे को पूरा करने के लिए निरंतर सतर्कता, अनुकूलन और सुधार की आवश्यकता होती है। Why democracy is better than other form of government? लोकतंत्र सरकार के अन्य रूपों से बेहतर क्यों है? यह विश्वास कि लोकतंत्र सरकार के अन्य रूपों से बेहतर है एक व्यापक रूप से आयोजित परिप्रेक्ष्य है। हालांकि इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। यहाँ लोकतंत्र के समर्थन में कुछ सामान्य तर्क दिए गए हैं। 1. व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण। लोकतंत्र व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा पर बहुत जोर देता है। यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने, निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने और कानून के तहत समान उपचार का आनंद लेने का अधिकार है। सरकार के अन्य रूप जैसे अधिनायकवादी या अधिनायकवादी शासन अक्सर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करते हैं। 2. लोकप्रिय संप्रभुता। लोकतंत्र लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत पर बनाया गया है, जिसका अर्थ है कि सत्ता अंततः लोगों के पास रहती है। शासितों की सहमति लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि नागरिकों के पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से अपने नेताओं को चुनने की क्षमता है। यह राजनीतिक सत्ता के लिए एक वैध आधार प्रदान करता है। 3. जवाबदेही और सत्ता पर नियंत्रण। लोकतंत्र निर्वाचित अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए तंत्र स्थापित करता है। नियमित चुनाव नागरिकों को अपने नेताओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने की अनुमति देते हैं। लोकतांत्रिक प्रणालियां शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच शक्तियों को अलग करते हुए जांच और संतुलन भी प्रदान करती है। 4. शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान। लोकतांत्रिक समाज संघर्षों और मतभेदों को हल करने के लिए शांतिपूर्ण साधन प्रदान करते हैं। खुली बहस, बातचीत और समझौते के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रणालियां विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की अनुमति देती हैं। यह हिंसा की संभावना को कम करता है और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देता है। 5. नवोन्मेष और प्रगति। लोकतंत्र खुले संवाद, विचारों के आदान प्रदान और दृष्टिकोणों की विविधता को प्रोत्साहित करता है। यह नवाचार, महत्वपूर्ण सोच और अनुकूलन क्षमता को बढ़ावा देता है। लोकतांत्रिक समाज वैज्ञानिक प्रगति, तकनीकी प्रगति और आर्थिक विकास के लिए अधिक अनुकूल होते हैं। 6. निरंकुशता से सुरक्षा। लोकतंत्र कुछ व्यक्तियों या समूहों के हाथों में शक्ति की एकाग्रता के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करके कि निर्णय लेने का वितरण किया जाता है और बहुमत की इच्छा के अधीन होता है। लोकतंत्र अत्याचार और सत्तावादी शासन के जोखिम को कम करता है। 7. वैधता और स्थिरता। सरकार के अन्य रूपों की तुलना में लोकतंत्र आमतौर पर अधिक वैधता और स्थिरता का आनंद लेते हैं। जब शक्ति लोगों से प्राप्त होती है और निर्णय एक पारदर्शी और समावेशी प्रक्रिया के माध्यम से किए जाते हैं, तो सरकार को अपने नागरिकों का समर्थन और विश्वास प्राप्त होने की अधिक संभावना होती है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि जहां लोकतंत्र कई फायदे प्रदान करता है, वहीं कोई भी प्रणाली अपनी खामियों और चुनौतियों के बिना नहीं है। लोकतंत्र की प्रभावशीलता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें संस्थानों की गुणवत्ता, नागरिक जुड़ाव और एक मजबूत नागरिक समाज की उपस्थिति शामिल है। विशिष्ट संदर्भों और सांस्कृतिक मानदंडों के लिए सरकार के विभिन्न रूप बेहतर अनुकूल हो सकते हैं। आखिरकार, लोकतंत्र सरकार के अन्य रूपों से बेहतर है या नहीं, इसका आकलन व्यक्तिपरक हो सकता है और विभिन्न समाजों और ऐतिहासिक संदर्भों में भिन्न हो सकता है। A democratic government is better than a government. Why? लोकतांत्रिक सरकार से बेहतर क्यों होती है?
एक लोकतांत्रिक सरकार को आमतौर पर सरकार के गैर लोकतांत्रिक रूपों से बेहतर माना जाता है, क्योंकि यह व्यक्तिगत अधिकारों, लोकप्रिय भागीदारी, जवाबदेही, शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान और स्थिरता को बढ़ावा देती है। Democracy improves the quality of decision making. Why? लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। क्यों? लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है क्योंकि यह विविध दृष्टिकोणों, खुली बहस और विभिन्न हितधारकों को शामिल करने की अनुमति देता है, जिससे अधिक सूचित और अच्छी तरह गोल फैसले होते हैं। Democracy enhances the dignity of citizens. लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है। हाँ, लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को उनके अंतर्निहित मूल्य को पहचानकर, उन्हें अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करके और उनके जीवन को आकार देने वाली निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए सशक्त बनाता है। Broader meanings of democracy. लोगों द्वारा सरकार की एक प्रणाली के रूप में अपनी मूल परिभाषा से परे लोकतंत्र के व्यापक अर्थ हैं। यहाँ लोकतंत्र के कुछ व्यापक अर्थ और व्याख्याएं दी गई है। 1. सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र सामाजिक न्याय और नागरिकों के कल्याण पर ध्यान देने के साथ लोकतांत्रिक सिद्धांतों के संयोजन पर बल देता है। यह सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने वाले प्रगतिशील कराधान, सामाजिक कार्यक्रमों और विनियमों जैसी नीतियों के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करना चाहता है। 2. विचारात्मक लोकतंत्र। विचारात्मक लोकतंत्र निर्णय लेने की प्रक्रिया में तर्कपूर्ण और सूचित सार्वजनिक विचार विमर्श के महत्व पर जोर देता है। यह खुले संवाद, समावेशिता और सामूहिक रूप से तर्कपूर्ण निर्णयों तक पहुंचने के लिए विचारों के आदान प्रदान के मूल्य पर जोर देता है, जो नागरिकों की इच्छा और हितों को दर्शाता है। 3. सहभागी लोकतंत्र। सहभागी लोकतंत्र सिर्फ मतदान से परे निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और प्रत्यक्ष भागीदारी पर जोर देता है। यह जमीनी स्तर के आंदोलनों, सामुदायिक जुड़ाव और पहल को प्रोत्साहित करता है, जो नागरिकों को नीति निर्माण और कार्यान्वयन पर अधिक प्रत्यक्ष प्रभाव डालने के लिए सशक्त बनाता है। 4. मूल लोकतंत्र। मूल लोकतंत्र केवल प्रक्रियाओं या औपचारिकताओं के बजाय लोकतांत्रिक शासन के परिणामों और सार पर केंद्रित है। यह लोकतांत्रिक प्रणाली की सफलता के प्रमुख संकेतकों के रूप में सामाजिक न्याय की उपलब्धि, अधिकारों की सुरक्षा और संसाधनों के समान वितरण पर जोर देता है। 5. वैश्विक लोकतंत्र। वैश्विक लोकतंत्र राष्ट्र राज्य स्तर से परे लोकतांत्रिक सिद्धांतों और प्रथाओं के विस्तार के विचार को संदर्भित करता है। यह वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और संस्थानों की वकालत करता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या वैश्विक शासन संरचनाओं में वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और वैश्विक भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए। लोकतंत्र के ये व्यापक अर्थ केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व से परे जाने और सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक आयामों को शामिल करने की इसकी क्षमता को उजागर करते हैं। वे लोकतंत्र की पूरी क्षमता को साकार करने में नागरिक जुड़ाव, सामाजिक न्याय, समावेशिता और ठोस परिणामों के महत्व पर जोर देते हैं। In a democracy, the final decision making must rest with those elected by the people. Why? लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेना लोगों द्वारा चुने गए लोगों के पास होना चाहिए। क्यों? लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेना लोगों द्वारा चुने गए लोगों के पास होना चाहिए क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता शासितों की सहमति से प्राप्त होती है, प्रतिनिधि शासन के सिद्धांतों को बरकरार रखता है और उन नागरिकों को जवाबदेही प्रदान करता है जिन्होंने अपने प्रतिनिधियों को सौंपा है निर्णयदाता अधिकारी। Thank you for giving us the opportunity to be a part of your journey. हमें अपनी यात्रा का हिस्सा बनने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। Sit back, relax, and enjoy the wonderful content that awaits you here at
Scholars Corner. Let's dive in. Thank you so much.